हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो स्वर्णी। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्टिन फिलामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था सेंट्रियोल्स के बारे में कि जो उनका सेंट्रोसोम साइकिल क्या होता है, और जो साइटोस्केलेटन है, तो इनके जो पहले वाले वीडियो हैं वो आप जाकर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साइटोस्केलेटन है वो हम डिटेल में देख रहे हैं। तो उसी में आगे हम देखेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट, जो भी साइटोस्केलेटन है, उसका मेन कंपोनेंट है माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने डिटेल में देख लिया था। अब उसी में हम देख रहे हैं एक्टिन फिलामेंट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो फिलामेंट के भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एक्टिन फिलामेंट है, या जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो फिलामेंट भी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है। पहला है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है जो एक्टिन फिलामेंट है उनके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर जो एक्टिन में पॉलीमराइजेशन एंड डायनेमिक्स। तो जो एक्टिन फिलामेंट है और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये क्या होते हैं, इनमें पॉलीमराइजेशन होता है, यह डायनेमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनमें पॉलीमराइजेशन कैसे होता है वो सब हम देखेंगे। फिर जो न्यूक्लिएशन है, या जो न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, ठीक है, तो इन न्यूक्लिएशन के दौरान कुछ जो प्रोटीन्स हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स है वो हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यह क्या है, इंपॉर्टेंट है। उससे आगे हम देखते हैं डायनेमिक इनस्टेबिलिटी एंड ट्रेडमिलिंग के बारे में। ठीक है, तो जो एक्टिन फिलामेंट है वह भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह ही डायनेमिक इनस्टेबिलिटी और ट्रेडमिलिंग शो करते हैं। उसी के आगे हम देखते हैं उनके फंक्शंस के बारे में कि एक्चुअली में जो एक्टिन फिलामेंट है वह क्या कार्य करता है, एंड ड्रग्स दैट इफेक्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट। ऐसे ड्रग्स जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और एक्टिन फिलामेंट्स को इफेक्ट करते हैं, उनके कार्य को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो इन सबको हम एक्टिन फिलामेंट के अंतर्गत देखेंगे। और इनमें से जो भी ड्रग्स हैं, तो इनमें से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी जो माइक्रोफिलामेंट है, तो मैंने पहले ही बताया कि जो साइटोस्केलेटन है, तो उसमें मेन कंपोनेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता है, जो जी एक्टिन होती है, यानी जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो यह ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन है, जी एक्टिन है, इनसे मिलकर बना होता है। और यह सभी जो अधिकांश यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह क्या है, एक्चुअली ये तो प्रोटीन ही है। तो यह कैसा प्रोटीन है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, जो अधिकांश यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें पाया जाता है। और इंट्रासेलुलर प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं उनके अंदर होती हैं, तो यह क्या कहलाती है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन। ठीक है, आगे हम देखते हैं यह स्ट्रक्चरल पोलैरिटी भी दिखाते हैं, यानी इनमें पोलैरिटी माने दो इंड होते हैं, एक प्लस इंड होता है और एक माइनस इंड होता है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, यह क्या है, माइनस इंड, और ये क्या है, प्लस इंड होता है। और यह क्या है, पोलैरिटी यानी पोलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह इनका फंडामेंटल फीचर होता है, और इस इन के थ्रू ही यह किसमें हेल्प करते हैं, जो सेल का मूवमेंट है, जो माइग्रेशन है, उसमें यह हेल्प करते हैं। तो यह स्ट्रक्चर जो पोलैरिटी है वह भी शो करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मोर फ्लेक्सिबल होती है एंड थिन, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी तुलना में ये क्या होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल होती हैं और साथ में थिन होती है। किसकी तुलना में, माइक्रोट्यूब्यूल्स की तुलना में, जैसे आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। और यह क्या है, 7 nm इसका क्या होता है, डायोमीटर होता है, यानी जो डायोमीटर है वह कितना होता है, 7 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर जो एक्टिन फिलामेंट है वह कुछ इस तरीके से होती हैं। आगे हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि यह किस तरीके से
बना हुआ होता है। स्ट्रक्चर के बारे में कि जो एक्टिन फिलामेंट है वह कैसे बना हुआ होता है, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और यह किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं। तो ये किससे बना होता है, जो इनका एक्चुअल मोनोमर क्या है वो क्या है, जी एक्टिन, और ये क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, जी एक्टिन असेंबल होते हैं, उसके बाद एफ एक्टिन बनता है और उसके बाद एक्टिन फिलामेंट बनता है। ठीक है, और यह क्या है, 43 KDA एटीपेज है। अब इसमें 43 KDA का मतलब क्या होता है, KDA यानी किलो डाल्टन। अगर हम देखेंगे 1 किलो डाल्टन बराबर कितना होता है, 1000 डाल्टन। यानी यह क्या होती है, जो प्रोटीन्स होती हैं या जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके जो मॉलिक्यूलर वेट है उनके मापने की एक इकाई है। तो यह कितने होती है, 43 KDA किलो डाल्टन। ठीक है, और यह क्या है, एटीपेस है, यानी एटीपीज एक ऐसा है जिनमें क्या होता है, जो एटीपी होता है यानी जो एटीपी होगा उसे क्या में तोड़ देता है, एडीपी और 3 जो फॉस्फेट आयंस होती है इनमें तोड़ देते हैं, क्या, G18 43 KDA एटीपेस है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम देखते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट। जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में देखा था, अगर आपने वह वीडियो देखी होगी या पढ़ा होगा, तो अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे रिलेटेड हैं जो आप अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स को देख लेते हैं तो आपको यह समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है किसकी तरह, माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह। लेकिन हमने क्या देखा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है इनमें क्या बाइंड होता है, जीटीपी, लेकिन इसमें क्या बाइंड होगा, एटीपी। यानी इनमें किसके लिए बाइंडिंग साइट है, एटीपी के लिए। ठीक है, और यह एटीपी हाइड्रोलाइज भी होता है। आगे हम देखते हैं कि जो जी एक्टिन होती है उनमें एटीपी या एडीपी के साथ साथ क्या होते हैं, जो मैग्नीशियम आयंस होती है वह भी प्रेजेंट होते हैं, यानी मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं किसमें, जी एक्टिन्स में। और यह क्या है, हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स होता है। हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होती है जो डेवलपमेंट के दौरान यानी विकास के समय भी यानी अपनी स्थिति बनाए रखते हैं या हाईली कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं तो ये हम देखते हैं कि जो अधिकांश यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और साथ में इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। स्ट्रक्चरल पोलैरिटी, इसमें हम देखते हैं कि यह क्या है, जी एक्टिन का मोनोमर है जो क्या बना रहा है मिलके, डाइमर, और इसके बाद क्या बनाता है, ट्राइमर। ठीक है, अब इस तरीके से यह जी एक्टिन मोनोमर्स क्या होती हैं, हेड टू टेल क्या होती हैं, असेंबल होती हैं किसके लिए, एफ एक्टिन बनाने के लिए। जो जी एक्टिन्स होती है वह स्ट्रक्चरल पोलैरिटी के साथ, जो अभी मैंने पहले बताया था कि ये क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चरल पोलैरिटी के साथ ही जी एक्टिन्स क्या होती है, मोनोमर पहले डाइमर बनाती हैं फिर ट्राइमर बनाती हैं और हेड टू टेल असेंबल होकर क्या बनाती हैं, एफ एक्टिन बनाती हैं, एफ एक्टिन। तो यह जो सिंगल स्ट्रैंड दिख रहा है वो क्या है, एफ एक्टिन, एफ एक्टिन। इसका जो डायग्राम है वह स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो एफ एक्टिन्स होती हैं तो इनमें क्या होंगी, 2 एफ एक्टिन होंगी और यह क्या होंगी, राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या होंगी, ट्विस्ट होंगी इस तरीके से, क्या, 2 एफ एक्टिन, और यह ट्विस्ट होके क्या बनाती हैं, एक्टिन फिलामेंट बनाती हैं, एक्टिन फिलामेंट बनाती है। और इनमें क्या होती हैं, तो यह क्या होता है, पोलर स्ट्रक्चर होता है, चूंकि इनका क्या होता है, जो भी सब यूनिट्स होती हैं उनका रेगुलर पैरेलल ओरिएंटेशन के कारण इनमें 2 इंड बन जाते हैं, एक माइनस इंड और एक प्लस इंड। तो जो माइनस इंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटेड इंड कहते हैं, और जो प्लस इंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बार्ब्ड इंड। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होती है, यह एक एक्टिन फिलामेंट बना लेती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो माइनस इंड होता है वह क्या होता है, स्लो ग्रोइंग इंड है, और जो प्लस इंड होता है वह फास्ट ग्रोइंग इंड है। यानी जो प्लस इंड है, इनमें जो पॉलीमराइजेशन की रेट है वह इसकी तुलना में कितना होती है, 10 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। पॉलीमराइजेशन रेट 10 टाइम्स मोर देन माइनस इंड। ठीक है, तो ये हो गया फास्ट ग्रोइंग इंड, और यह माइनस स्लो ग्रोइंग इंड, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता है, सेम उसी तरीके से। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यह थीन होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, और इनका डायमीटर 7 nm होता है, 7 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो जी एक्टिन्स होती हैं, तो हमने देखा था जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उनमें पॉलीमराइजेशन होता है, तो उनमें जो भी न्यूक्लियोटाइड कौन से बाउंड होते हैं, जीटीपी। ठीक है, तो उसी तरीके इनमें क्या बाउंड होते हैं, एटीपी। तो इनके भी टू फॉर्म्स में होती हैं। जो जी एक्टिन्स है उनमें जो एटीपी बाउंड किया हुआ होता है वह टू फॉर्म्स में होता है, एक होता है एटीपी बाउंड फॉर्म और एक होता है एडीपी बाउंड फॉर्म। ठीक है, यानी इसमें क्या है, जो एटीपी है उसका हाइड्रोलाइज हो गया है। अगर हम उसे रिलेट करके पढ़ें तो जिस तरीके से जो जीडीपी होती है वह क्या करती है, जो नए आने वाले जो भी मोनोमर्स होती हैं, यानी उनका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो उनके नए जो आने वाले जो भी ट्यूब्यूलिन्स होती हैं उनकी एफिनिटी को कम करती है, यानी उनमें डीपोलराइजेशन बढ़ जाता है। लेकिन जो जीटीपी फॉर्म में होती है वहां पे पॉलीमराइजेशन बढ़ता है। तो ठीक उसी तरीके से जो जी एक्टिन्स होती हैं उनमें एटीपी बाउंड फॉर्म है और एडीपी बाउंड फॉर्म है। तो जो एडीपी यानी जब एटीपी, तो जो एटीपी का हाइड्रोलाइज होगा तो यह क्या फॉर्म में हो जाएगी, एडीपी फॉर्म में हो जाएगी। और यह क्या करती है, जो इनके मध्य बॉन्ड होती है उन्हें वीक करने का काम करती है। ठीक है, सेम माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह उनमें जो जीटीपी और जीटीपी जो प्रेजेंट होती है, ठीक उसी की तरह। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में इस तरीके से होता है, यानी पॉलीमराइजेशन में जो एडीपी फॉर्म बाउंड फॉर्म होती है वह डीपॉलीमराइजेशन को बढ़ावा देती है। और अगर हम देखेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, तो जो एक्टिन फिलामेंट का जो भी निर्माण हो रहा है तो इनमें जो एटीपी है उनका हाइड्रोलिसिस जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बल्कि ये क्या कर देती है, उनके जो मध्य बॉन्ड होती है उन्हें वीक कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया उनके स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम देखते हैं इनके जो पॉलीमराइजेशन है और डायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो यह किसके सिमिलर है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ठीक उसकी तरह जो एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं वह भी क्या शो करती हैं, पॉलीमराइजेशन एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो जी एक्टिन है उनका जो पॉलीमराइजेशन होता है वह क्रमिक 3 फेज में होता है, न्यूक्लिएशन फेज, इलोंगेशन फेज एंड स्टेडी स्टेट फेज। ठीक है, और यह कैसा है, इन विट्रो, यानी इन विट्रो का तात्पर्य है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वह क्या करते हैं, सेल के बाहर जो भी इनकी जी एक्टिन्स होती है उनका असेंबल कैसा होता है इन सब का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिएशन फेज होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो जी एक्टिन्स होती है यह क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, अब जो जी एक्टिन्स होंगे वह डाइमर्स बनाएंगे और फिर ट्राइमर्स बनाती है। तो सबसे पहला स्टेज आता है न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन जिसे हम क्या कहते हैं, लैग फेज भी कहते हैं। और न्यूक्लिएशन में क्या होती है, यह शॉर्ट न्यूक्लियस का निर्माण करती है, शॉर्ट न्यूक्लियस का निर्माण करती है। और यह किसके द्वारा होता है, जो ARP2/3 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती है इनके द्वारा यह होता है। जैसे जो जी एक्टिव मोनोमर्स होती हैं उन्हें क्या करती हैं, स्टेबल मल्टीमर्स में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है। जैसे यह स्टेबल हो गए और एक प्राइमर बनाते हैं और यह क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और यह किसके द्वारा हो रहा है, जो ARP यानी जो एक्टिन रिलेटेड जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें और भी प्रोटीन्स आएंगे जिसे हम आगे देखेंगे। तो इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू यह शॉर्ट न्यूक्लियस का निर्माण करती है और इन्हें स्टेबल मल्टीमर्स में चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लिएशन फेज। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, सेकेंड इलोंगेशन फेज।
इलोंगेशन फेज। ठीक है, तो इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि यह क्या होती है, ग्रोथ स्टेट है, यानी इसमें जो भी फिलामेंट जो बन रहे हैं उनमें जो जी एक्टिन्स होती है वो रैपिडली ऐड होती जाती हैं दोनों सिरों से और इनका ग्रोथ होता है। तो ये हो गया इलोंगेशन फेज। और आगे हम देखते हैं स्टडी स्टेट फेज। स्टडी स्टेट फेज, ठीक है। तो स्टडी स्टेट फेज में क्या होता है कि जिस तरीके से जो फिलामेंट होती हैं और जो एक्टिन्स होती हैं इनके मध्य बैलेंस्ड बना हुआ रहता है, यानी इनमें जितने जी एक्टिन्स जो ऐड होती जाते हैं उतने ही इनमें डिसेंबल होते हैं। तो जो प्लस इन से यानी जितने भी जी एक्टिन जुड़ते जाएगा, ऐड होते जाएगा, पॉलीमराइजेशन होगा, तो उसी दर में जो नीचे इनका डिपोलिमराइजेशन होते जाएंगे और यह डिसेंबल होते जाएंगे। तो एक स्थिर अवस्था आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट फेज। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीमराइजेशन के बारे में। अगर हम देखेंगे कि जो एक्टिन का पॉलीमराइजेशन है वह ऑटोमेटिक हो सकता है, लेकिन जो सेल होती है वह क्या करती है, इसमें कंट्रोल करती है। और यह क्या करेगी, जो भी सेल होती है वह एक्टिन फिलामेंट के जो भी न्यूक्लिएशन की प्रोसेस है, यानी स्टार्ट तो यहीं से होगा, तो पहले इसे रोक देती है और विभिन्न जो रेगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, रेगुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, तो जो रेगुलेटिंग फैक्टर्स होती हैं इनके थ्रू क्या करती है, फिर जो इलोंगेशन की प्रोसेस है और जो भी आगे की जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है इसे इनके थ्रू ही कराती हैं, यानी इनके कंट्रोल में रखती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके पॉलीमराइजेशन एंड डायनेमिक्स के बारे में। तो इसमें एक स्टेट अगर हम देखें क्या, न्यूक्लिएशन। ठीक है, तो यह न्यूक्लिएशन अपने आप नहीं होता है, इसके लिए हमें अन्य प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। तो जो न्यूक्लिएशन के लिए क्या क्या प्रोटीन्स की हमें जरूरत है, तो वो सब हम आगे देखेंगे कि इस जो ARP है, यानी जो एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, इनमें क्या क्या आएंगे। आगे हम देखते हैं न्यूक्लिएशन एंड न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, यानी अभी हमने देखा कि कौन कौन से फेज है, न्यूक्लिएशन, इलोंगेशन एंड स्टडी स्टेट फेज। तो इनमें जो न्यूक्लिएशन होता है तो उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स होती है वो इन्वॉल्व होती हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन है, यानी जो एक्टिन फिलामेंट है जी एक्टिन, तो इनका जो स्पॉन्टेनियस न्यूक्लिएशन है वह क्या होता है, काइनेटिकली अनफेवरेबल होता है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब प्रोटीन्स होती हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है ARP2/3 प्रोटीन्स, यानी एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन, और दूसरा होता है फॉर्मिन्स। ठीक है, तो इसमें पहला फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स ARP2/3 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यह क्या करता है, यह किन से मिलकर बना होता है वो हम देखेंगे, बहुत ही इजी है। पहला तो हो जाएगा ARP2 और ARP3, जैसे कि नाम में ही दिया हुआ है ARP2 ARP3। ठीक है, और इसके अलावा 5 अदर प्रोटीन्स जैसे ARP-C1 C2 C3 C4 और C5। तो यह इजी है। तो यह क्या होती हैं, ये दोनों प्रोटीन्स और यह 5 प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ARP2/3 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब यह क्या होता है, न्यूक्लिएशन को इनिशिएट करता है, न्यूक्लिएशन को स्टार्ट करता है, तभी न्यूक्लियस का निर्माण होगा और इससे फिर आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यह क्या करती हैं, 220 kDa का जो कॉम्प्लेक्स हुआ, इनकी जो 2220 किलोडाल्टन का जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वह बनाती हैं ये सब मिलकर। ठीक है, और न्यूक्लिएशन को इनिशिएट करेगी और यह सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होती है और साथ ही हाईली कंजर्व्ड भी होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे यह क्या है, मदर फिलामेंट, यानी पहले से जो भी एक्टिव फिलामेंट है वह। ठीक है, तो यह क्या होता है, बार्ब एंड, यानी यह क्या हो गया, प्लस एंड, और यह हो गया पॉइंटेड एंड, जिसे हम क्या कहते हैं, माइनस एंड। ठीक है,
तो इनमें जो ARP2/3 जो कॉम्प्लेक्स है यानी ये, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स यह कहाँ बाइंड करता है, इनके 70 डिग्री एंगल पर यह क्या करता है, इस तरीके से बाइंड कर लेता है कोई भी जो पहले से फिलामेंट है उस पे। और इसके बाद फिर जो न्यूक्लियस है उसे क्या करेगा, इनिशिएट करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियस का निर्माण होगा और फिर इलोंगेशन फेज के द्वारा फिर जो भी डॉटर फिलामेंट है वह बन जाते हैं। और इनका प्लस एंड यानी यहाँ पे यह बार्ब एंड है और यहाँ पे जो भी जी एक्टिन्स होती हैं वह क्या होती हैं, जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह इनमें हेल्प करता है और यह इसके थ्रू हो रहा है, इस प्रोटीन के थ्रू ही ये जो न्यूक्लिएशन है वह स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर इसमें हम देखेंगे कि जो यह कॉम्प्लेक्स होता है यह भी एक्टिव नहीं होता है, तो इसे एक्टिव करने के लिए भी इनमें क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स NPFS प्रोटीन्स। यानी यह प्रोटीन क्या करते हैं कि जो ARP2/3 कॉम्प्लेक्स है इन्हें इनिशिएट करते हैं, जो एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स है उन्हें इनिशिएट नहीं, इन्हें एक्टिव करते हैं। कौन से, न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, और यह क्या करते हैं कि जो भी एक्टिन मोनोमर्स है और जो एक्टिन फिलामेंट है, यानी जो भी एक्टिन मोनोमर्स आके जुड़ रहा है और जो एक्टिन फिलामेंट है, तो इनको एक साथ लाकर जो भी न्यूक्लिएशन होती है उन्हें कंट्रोल करते हैं। कौन, न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि यह सब रेगुलेटरी जो फैक्टर्स होती हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल होती है। तो इस तरीके से यह जो न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स होती हैं तो वह इन्हें कंट्रोल करती है। और जैसे अगर हम मैमेलियन जो सेल्स होती हैं उनमें हम देखेंगे तो यह दो जो NPFS है उन्हें एक्सप्रेस करती है, जिनमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, WASP और WAVS यानी WASP WAVES। तो इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो क्या है, विस्कॉट एड्रिच सिंड्रोम प्रोटीन, इसका WASP का, और WAVES का क्या होगा, WASP फैमिली वर्प्रोलिन होमोलोगस प्रोटीन। ठीक है, तो यह दोनों क्या है, न्यूक्लिएशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स हैं जिन्हें मैमेलियन सेल्स क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। तो इस तरीके से यह क्या होता है कि जो न्यूक्लिएशन है उन्हें स्टार्ट करता है, यानी कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड एक्टिन पॉलीमराइजेशन। हमने पहले इसे बाहरी आउटर देख लिया कि यह किस तरीके से होता है, और अगर हम उसके डिटेल में गए कि यानी जो न्यूक्लिएशन है यानी फर्स्ट स्टेज है, तो इनमें जो भी प्रोटीन्स हो रही हैं वह इन्हें किस तरीके से स्टार्ट कर रही हैं, तो उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स हो गए, ARP2/3 प्रोटीन्स और क्या हो जाएंगे, फॉर्मिन्स। तो फॉर्मिन्स हम आगे देखते हैं फॉर्मिन्स के बारे में। ठीक है, फॉर्मिन मेडिएटेड जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन कैसा होता है। ठीक है, तो जो फॉर्मेन्स होता है यह क्या होता है, मल्टी डोमेन प्रोटीन्स होती हैं, यानी इनमें डोमेन्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, FH फॉर्मिन होमोलॉजी डोमेन कहते हैं। ठीक है, इनमें फर्स्ट होता है FH1 डोमेन और सेकेंड होता है FH2 डोमेन। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि यह क्या है, FH1 डोमेन है यहाँ पे प्रेजेंट है और यह क्या है, FH2 डोमेन है। ठीक है, अब इसमें जो FH1 डोमेन का क्या करता है, यह जो F एक्टिन प्रोफिलीन होता है, यह क्या है, F एक्टिन प्रोफिलीन। तो जो FH1 डोमेन होता है वह इसके साथ इंटरेक्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, और जो F एक्टिन प्रोफिलीन होता है यह क्या करता है, इस पोलिमराइजेशन के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिन, यानी जो G एक्टिन है वह प्रोवाइड कर रहा है, और इसके साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, ये वाला डोमेन FH1 डोमेन। ठीक है, और जो FH2 डोमेन क्या करता है, जो न्यूक्लिएशन होती है यानी जो न्यूक्लिएट जो प्रोसेस है यानी जी एक्टिन का जो न्यूक्लियस है उसे न्यूक्लिएट करता है। ठीक है, कौन सी, जो FH2 डोमेन होता है वह जो भी एक्टिन होती है ना, जो फिलामेंट्स है उनके कहाँ पे जुड़ रहा है, बार्ब्ड इन, यानी प्लस वाले इन जो होते हैं, बार्ब्ड इन। ठीक है, तो यहाँ पे जो FH2 डोमेन होता है वह इसके प्लस इन से जुड़ता है, जबकि जो FH1 डोमेन होता है यह क्या करता है, जो जी एक्टिन्स होती है यानी इनके साथ इंटरेक्ट करके इन्हें यहाँ पहुंचाने का काम करती है, जिससे जो जी एक्टिन्स है वह जुड़ सके। ठीक है, तो यह दोनों हो गए।
अब इसमें हम देखेंगे कि जो फॉर्मिन का फंक्शन होता है, तो इनमें जो फॉर्मिन का फंक्शन है, तो यह क्या करती है, रो जीटीपी के साथ जो रो बाइंडिंग डोमेन होती है वहां पे जाकर बाइंड कर लेती है और इनके जो फंक्शंस है यानी फॉर्मिन जो कार्य कर रहा है उसे कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लिएशन है उसके अलावा और क्या करता है कि जो फॉर्मिन होती है वह इलोंगेशन को एक्सिलरेट करता है, यानी जो फॉर्मेन है यह कहाँ जुड़ा हुआ है, प्लस इन पे ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो प्लस इन पर यहाँ पे जो भी इलोंगेशन की प्रोसेस है उन्हें एक्सिलरेट कर रहा है कौन, फॉर्मिन न्यूक्लिएशन के अलावा। तो यह हो गए फॉर्मीन्स के बारे में। ठीक है, तो इनकी वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी है, ट्रेडमिलिंग है और जो इनके फंक्शंस हैं और जो ड्रग्स है वह इनमें कैसे इफेक्ट करता है, यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो इनका नोट्स है यानी जो डायग्राम है वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो इसका जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।